मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक। थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक आप सुनने की कला सीखिए। संगीत है तो उसको सुने, फिर हम पढ़ने की कला पे बात करेंगे। जी प्रणाम। जी जी। जिन किन्हीं का भी माइक ऑन है वो अपना अपना माइक ऑफ कर लें। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिस संबंध में हम आज बात करेंगे। एक तो ये विषय बहुत ही सुंदर है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने की कला। लेकिन यह कला हम सीखे क्यों? एक हम सबको आइडिया है, हम सब ने सुना है कि किताब सही चीज़ है, हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के फ़ायदे होते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं, मोटिवेशन लोगों से मिलता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं, इससे जानकारी हासिल होती है, ज्ञान मिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो मोटिवेशन ये सफिशिएंट इनफ नहीं है, क्योंकि ये सब मोटिवेशन अपनी जगह है और हमारा अपना जीने का ढंग अपनी जगह। तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि किताब पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि वाराणसी में मैं 2-3 साल पहले था,
तो वहाँ एक बुक शॉप है बहुत बड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग किताब कम खरीदते हैं मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट की वजह से? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि लोग किताब कम खरीदते हैं, लेकिन जैसी किताबें आप खरीद रहे हैं ऐसी किताबें नहीं खरीदते हैं। तो किताब खरीदने वाले तो बढ़े हैं, तो मुझे लगा कि पढ़ने वाले भी बढ़े होंगे। तो पिछले साल मेरे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, मैं उनके घर पे गया था। तो उन्होंने मुझे अपने किताब का जो उन्होंने लाइब्रेरी बना रखा था वो दिखाया। बहुत कोई 300-400 किताबें उनके लाइब्रेरी में थी। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उनसे पूछा कि तो आपने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं? तो वो हंसने लगे, बोले सभी तो छोड़िए, मैंने इसमें से एक भी किताब नहीं पढ़ी। तो मैं बड़ा चौंका। तो फिर बोला आप ये इकट्ठा क्यों करते जा रहे हैं जब आपने एक भी किताब नहीं पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे, अभी पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा समय है, तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे ऐसा ख्याल में था कि इंटरनेट की वजह से, मोबाइल फ़ोन के, स्मार्टफोन के आ जाने की वजह से लोगों में पढ़ना कम हुआ है। लेकिन वाराणसी में जो बुक शॉप वाले थे उन्होंने कहा नहीं, किताब की बिक्री तो बहुत हो रही है, बहुत किताब बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा भी लगा कि बहुत किताब की बिक्री हो रही है तो लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिर जब मैं अहमदाबाद में अपने उस मित्र से मिला तो मुझे ये समझ में आया कि लोग खरीद रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। खरीदना एक और चीज़ है, पढ़ना बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। तो पहले हम पढ़ने के क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे थोड़ी बातचीत कर लें कि किताब पढ़ने से क्या वस्तुतः क्या होता है और क्यों ये पढ़नी चाहिए। फिर हम इसके आर्ट के बारे में बात करेंगे कि किताब हमारे कॉन्शियसनेस के साथ क्या करता है। एक तो चीज़ देखिए कि अभी मैं घूमने के लिए कहीं गया हुआ था, तो 300 किलोमीटर की दूरी थी जो हमने 4 घंटे या 5 घंटे में तय की। हम गाड़ी से गए थे और फिर वहाँ हम 2 दिन रुके और वहाँ से वापस आ गए, 2 रात रुक करके। वापस आने के बाद मैंने अपने मित्रों से कहा कि सब थके हुए फील कर रहे थे, सब टायर्ड थे, सबको ऐसा ख्याल था कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा था हमारा ये ट्रिप। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये ट्रिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आपको सिर्फ ऐसा ख्याल है कि अच्छा लगा, आप कहीं घूमने के लिए गए थे, लेकिन आप वस्तुतः कहीं न घूमने के लिए गए थे, ना आपको कुछ अच्छा लगा। ये सिर्फ थकाने के लिए था। ये सिर्फ आप तस्वीर ले लिए तो इससे ऐसा लगता है कि आप वहाँ गए थे, लेकिन आप वहाँ गए नहीं थे। मैं पीछे 1 साल पहले पहाड़ में था, तो गंगोत्री गया हुआ था, वहाँ एक म्यूज़ियम है। तो अपने कुछ मित्रों के साथ मैं उस म्यूज़ियम में गया। तो पहले फ्लोर पे जब मैंने एंट्री ली तो वहाँ एक मूर्ति थी, तो मैं उस मूर्ति को कुछ देर देखता रहा। फिर 1-2 और मूर्तियों को देखा, मैं बाहर आ गया। तो मेरे मित्र कहने लगे आप जल्दी बाहर आ गई, तो बहुत बड़ा है, ऊपर 2 फ्लोर और है जिसमें मूर्तियाँ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ब्रेन या हमारा ब्रेन इससे ज़्यादा नहीं देख सकता, 1 या 2 मूर्ति बहुत होती हैं। आप नाम के लिए, ऐसा कहने के लिए कह सकते हैं कि मैंने पूरे म्यूज़ियम की मूर्ति देखी है, लेकिन ब्रेन की ऐसी क्षमता है कि 1 मूर्ति से ज़्यादा, 2 मूर्ति से ज़्यादा आप नहीं देख सकते। फिर उसके बाद आपका ब्रेन क्लोज़ हो जाता है। इसी तरह जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो एक तो जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हमारे पूरे, अभी हम 400-500 साल का इतिहास ले लें, तो 400-500 साल पहले इतनी तेज़ी से कहीं कोई नहीं जा पाता था। एक जलवायु से दूसरी जलवायु में हम प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए अभी आप गर्मी में बैठे हुए हैं, आपने कार ड्राइव किया 5 घंटा और आप ठंडे मौसम में चले गए। तो ये जो तेज़ गति से जब हम कहीं पे जाते हैं, तो बॉडी को रिकवर होने में ही कम से कम 11-15 दिन लग जाता है। जब आपने इतनी जलवायु, इतने मौसम, इतना सब कुछ इतनी तेज़ी से कवर किया, तो सेटल होने में, बॉडी माइंड को एक ट्यूनिंग में आने में 12-15 दिन लगता है। लेकिन आप इतनी जल्दी हम कहीं पे पहुंचते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं।
और हमको ऐसा ख्याल होता है कि हम घूम के आए हैं, हम देख के आए हैं। रविंद्रनाथ के जीवन में एक घटना में पढ़ रहा था कि उनके पिता रेलगाड़ी से उनको कई जगह घूमने के लिए लेकर के गए, लेकिन थोड़े दिन बाद रविंद्रनाथ ने अपने पिता से कहा कि ये रेलगाड़ी से घूमने का जो आइडिया है मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है, इसमें मेरा घूमना नहीं हो पा रहा है, आप मुझे अनुमति दें कि मैं बैलगाड़ी से घूमने के लिए जाऊं। पुराने लोग जो यात्रा करते थे वो बहुत धीरे धीरे यात्रा करते थे, पैदल जाते थे। मान लीजिए उनको अभी गालिब के जीवन को आप पढ़ें तो उनको दिल्ली से कलकत्ता जाके आने में कोई 1 साल लग गया। तो दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा उन्होंने 1 साल में तय की। ये ट्रैवलिंग था। तो ये जब ट्रैवलिंग था, जब इस स्पीड में, ये नेचर का स्पीड है, इस स्पीड में जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवलिंग से बेनिफिट है। वो ट्रैवलिंग आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, आपके कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है और आपके जीवन में एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है। इससे बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में तय हो जाती हैं। इसलिए आप पहले सुनते होंगे कि फलां आदमी यात्रा पे गया और वहाँ से लौट के आया तो उसका जीवन बदल गया, क्योंकि इम्पैक्ट होता था। इम्पैक्ट होने के लिए जो स्लोनेस होना है, जो स्लो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप कितनी भी यात्रा कर ले उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे बच्चे को माँ के गर्भ से निकलने के लिए 9 महीने का प्रोसेस लगता है। उस 9 महीने की प्रक्रिया को अगर हम फास्ट कर दें, बच्चे को 5 महीने में बाहर कर दें, तो बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो फास्ट लाइफ है, ये फास्ट लाइफ हमको जीने का भ्रम तो देती है, लेकिन हम जी नहीं पाते हैं। इसलिए इतनी यात्राएं लोग करते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं जा पाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने चीज़ों को देखा है, लेकिन वो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। आपकी जितनी तेज़ी से आप यात्रा करते हैं, कोई भी यात्रा जब आप बहुत तेज़ी से करते हैं तो आपकी जो परसीव करने की क्षमता है उतनी ही मात्रा में कम हो जाती है। आपका परसेप्शन, आपकी इंद्रियां सिकुड़ जाती हैं, थक जाती हैं, तो आप देख के भी चीज़ों को नहीं देखते हैं। अभी मैं सिक्किम में था तो मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, तो जब मैं गया तो हमने बोला कि हम टहलने के लिए चलते हैं। तो मुझे गूगल से दिखाने लगे यहाँ पे ये जगह है, यहाँ हम घूमने जा सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है चलेंगे। मैंने तब उनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब हम सांझ का सूरज देखने के लिए बैठे और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ही वॉज नॉट कैपेबल कि वो सनसेट को देख सकें, ही वॉज नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट। तो जब मैं लौट रहा था तो मैं बोला मैं आपके साथ कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगा। तो बोले क्यों? बोले आपको देखना नहीं आता है, आप एक डूबते हुए सूरज को देखना नहीं जानते, आप कहीं भी जाए उससे क्या फर्क पड़ता है इफ यू डोंट नो हाउ टू लुक एट इट। देखने की कला अगर आपको नहीं जानते हैं, आप नहीं आपको पता है कि देखना कैसे होता है, तो क्या क्या आप देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहने भर के लिए देखते हैं आप, लेकिन नहीं देखते हैं। तो जब सूरज डूब रहा था, ही वॉज अनेबल टू परसीव एनीथिंग। न तो उनको इस बात की खबर थी कि उस समय में हवा कैसे बह रही है, उस समय बादल कैसे हैं, कितने कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कैसी आवाज़ें हैं। वो पूरा दृश्य वो एस्केप कर गए। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि मैंने सनसेट देखा, लेकिन कितना परसीव किया उस सनसेट को, तो उनका परसेप्शन बहुत कम था, ऑलमोस्ट नथिंग। जैसे आप समझिए कि कोई आदमी बेहोश कर दें, हम उसको अनकॉन्शियस करके एक गार्डन में ले जाएं, तो कहने के लिए तो गार्डन में गया है, लेकिन अगर वो होश में आया, उससे पूछेंगे गार्डन कैसा है, तो शायद कुछ भी ना कहे। नाम के लिए गार्डन में गया है, लेकिन वो गार्डन में नहीं गया है। बिकॉज गार्डन में जाना सिर्फ गार्डन में जाना नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कितना परसीव किया। तो जब कोई चीज़ हम बहुत तेज़ी से करते हैं तो हमारा परसेप्शन कम हो जाता है। तो ये जो आधुनिक लाइफ है, इसमें हम सभी तेज़ चीज़ें पसंद करने लगे हैं, तेज़ चीज़ों को करने लगते हैं। इसीलिए लाइफ हमको ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द गति, जो स्विफ्टनेस है। आप विचार करिए कि लियो टॉल्स्टॉय को कोई 12 वर्ष लगे थे वॉर एंड पीस लिखने में। इट टुक 12 ईयर्स, 12 साल लगाया उन्होंने अपने जीवन के वॉर एंड पीस को लिखने में। आप अगर उस किताब को ढंग से पढ़ें तो कोई 12 महीने लगेंगे, बहुत ही तेज पढ़ें आप तो भी 1 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि 1300-1400 पेज की किताब। लेकिन उस किताब पे जो फिल्म बनी है उसको आप 4-5 घंटे में देख सकते हैं।
आप तीनों दोनों चीज़ करके देखें। एक, उस किताब को 1 महीने में पढ़ के देखें, उस किताब पे फिल्म बनी है वो देख के देखें, और उस किताब को 1 साल में जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ के देखें। तो अगर आप उस किताब को 1 साल में पढ़ते हैं तो यू विल फील कि वो किताब आपको ट्रांसफॉर्म करती है, उस किताब का आपके जीवन पे इम्पैक्ट होता है। 3 घंटे की फिल्म देखने का आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपका थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा और आपकी आंखें थक जाएंगी, ब्रेन थक जाएंगे, और आप कहने के लिए बस कह पाएंगे कि मैंने किताब पढ़ा है, मैंने फिल्म देखी है, मुझे पता है वॉर एंड पीस में क्या है, बट यू हैव एक्चुअली नॉट सीन इट। तो मेरी दृष्टि में किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको जीवन को जीना सिखाता है, यह आपके परसेप्शन को बढ़ाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके समानांतर जो चीज़ करने से आपके भीतर परसेप्शन की क्षमता बढ़ती हो। वीडियो देखने से परसेप्शन की क्षमता नहीं बढ़ती, उल्टा कम होती है। हम वीडियो में भी कहानी, किताब में भी एक कहानी है, किताब में भी बात है, वो बात आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो बातें आप फिल्म में भी देख सकते हैं। लेकिन फिल्म में जब आप देखते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। अब वॉर एंड पीस में एना का डिस्क्रिप्शन जो लिखा है, ये एना कैरेनिना में जो टॉल्स्टॉय ने एना का डिस्क्रिप्शन लिखा है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आपका ब्रेन इमेजिन करता है कि एना कैसी होगी, आपका ब्रेन क्रिएट करता है, योर ब्रेन इज एट वर्क। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो आपके ब्रेन ने कुछ भी नहीं किया है, किसी और के ब्रेन ने क्रिएट किया, आपने सिर्फ उसको देखा है, तो आपके ब्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं है, आपका ब्रेन डल होता है। तो लाइफ स्लो है, लाइफ की अपनी गति है। जब आप उसकी गति से ज़्यादा तेज कुछ चीज़ करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप जैसे ट्रैवल है, तो जीवन में आप देखें, कबीर का एक वचन है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आप किसी पेड़ में कितना ही पानी क्यों ना दे, लेकिन उसका जब मौसम आएगा तभी उसमें फूल आएगा, फल आएगा। तो ये लाइफ अपनी गति से फॉलो करेगा। आप कितना भी बेचैन है, लेकिन सूरज एक चक्कर लगा ही लेगा। आपको बेचैनी है कि कब शाम हो जाए, जो भी काम हो आपको करना है, लेकिन लाइफ को बेचैनी नहीं है। वो पूरा सूरज से चक्कर लगाए, पृथ्वी चक्कर लगाएगी, फिर जाके शाम होगी। तो किताब पढ़ना यानी लाइफ के साथ कदम से कदम मिलाना है। तो ये जो हमारा ब्रेन है आज के समय में, तो किताब पढ़ना इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए एंटीडोट है। जो दिन भर हम चीज़ें देखते हैं वो बहुत फास्ट हैं, वो आपको जीवन के लिए तैयार नहीं। जैसे वीडियो है, आप देखिए कोई वीडियो देखते हैं, हम कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो वीडियो में हर 4-5 सेकंड में दृश्य बदल जाता है। जीवन को आप देखें तो इतनी जल्दी दृश्य नहीं बदलता है। तो वीडियो आपको जीवन के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, जीवन विरोधी बनाता है। इसीलिए आप अधिक वीडियो देखें, रील देखें, तब पाएंगे कि डिप्रेशन, एक हताशा आपको पकड़ेगी, एक निराशा जीवन में पकड़ने लगेगी, हो आपको आत्महत्या का ख्याल आने लगेगा, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप धैर्य आपका खोता जाएगा, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो रहा है जो चीज़ लाइफ में नहीं है। लेकिन जब आप वो लिखे हुए शब्द को पढ़ते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे शब्द को, किसके शब्द को पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप लिखे हुए शब्द को पढ़ते हैं तो लाइफ से भी स्लो है। उसमें सब कुछ आपको क्रिएट करना होता है ब्रेन से। तब आप जब लाइफ को जीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यू फील थिंग्स। जैसे इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये हरमन हेस की किताब है, स्टेफन वुल्फ। तो ये किताब पढ़, मैं रोज़ शाम को वॉक पे जाता हूँ, लेकिन ये किताब पढ़ के जब मैं वॉक पे जा रहा था तो आई वॉज एबल टू फील थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। जैसा कि मैं आमतौर पे जो जो चीज़ें मुझे मेरे नोटिस में नहीं आती हैं, जिनको मैं फील नहीं कर सकता, आई वॉज एबल टू फील दैम। क्योंकि मेरी चेतना पढ़ते समय जब किसी के विचार को, किसी स्लो चीज़ को, किसी के थॉट को मैं पढ़ रहा था तो मेरी चेतना स्लो हो गई। और फिर उस चेतना से जब मैं बाहर वॉक पे गया तो आई वॉज एबल टू फील थिंग्स जो मैं पहले फील नहीं कर सकता था। तो पहले के समय में लोग कहते थे कि रीडिंग एंड ट्रैवलिंग 2 चीज़ें आपके लाइफ को एनरिच करती हैं। लेकिन आजकल हम दोनों चीज़ें करते हैं, हम खूब ट्रैवलिंग करते हैं, रीडिंग भी गाहे बगाहे करते रहते हैं या वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन हमारा लाइफ एनरिच नहीं होता। वी डोंट फील कंटेंटेड, हम सेटिस्फाइड नहीं फील करते, हम खुश फील नहीं करते, हम ट्रांसफॉर्म फील नहीं करते। तो मेरी दृष्टि में आर्ट ऑफ रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग।
ये आपको जीवन जीना भी सिखाता है। किताब पढ़ने की कला का संबंध जीवन जीने की कला से है, इसीलिए मैं इसकी पैरोकारी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आप सबको इनवाइट किया कि हम इस कला के बारे में बात करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके सिग्निफिकेंस को समझने के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भूलें हमसे होती हैं किताब को पढ़ने को लेकर के, कि हम कई बार सुन भी लेते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं किताब पढ़ने को। और तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हम ये आदत डेवलप कर सके पढ़ने की। फिर हम बात करेंगे कि कैसी किताबें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और कब पढ़नी है। आदत डेवलप करने के मामले में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे कि मेरे मित्र हैं अहमदाबाद के, उनके पास 400 किताबें हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप ये किताबें पढ़ते हैं, आपने पढ़ ली है ये सब किताबें, तो उन्होंने कहा एक भी किताब नहीं पढ़ी है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपके भी घर में बहुत सी किताबें होंगी जो आपने खरीदी होंगी, लेकिन आप नहीं पढ़ते। व्हाट कुड बी द रीज़न? तो अगर आप टटोलेंगे तो आप पाएंगे रीज़न ये है कि किताब किसी और के पसंद की किताब है, आपके पसंद की नहीं। किसी ने लिस्ट जारी किया था फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपने वो लिस्ट देख के किताब खरीद ली, किसी से सुन के कि किताब बहुत अच्छी है और आपने वो किताब खरीद ली। इट इज़ नॉट द बुक ऑफ योर चॉइस, इट इज़ द बुक ऑफ समबडीज एल्स चॉइस। तो फिर आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो किताब कितनी अच्छी क्यों ना हो। वॉर एंड पीस मेरे पसंद की, मेरे भी लोग पूछते हैं कि आप अपने पसंद की किताब बताइए, तो मैं उनको 10 किताबों की लिस्ट बता देता हूँ। वो फिर खरीद के ले आते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब मैं दिल्ली में था, अपने स्ट्रगल के दिनों में स्टूडेंट था, तो मुझे जो किताब पढ़नी होती थी मैं उसकी तारीफ़ करने लगता था लोगों के सामने, और मेरे कोई ना कोई दोस्त खरीद के ले आते थे। फिर 2-4 दिन बाद वो मुझे देते थे कि आप ही ले लीजिए, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं पढ़ लेता था। तो आपकी जो पसंद की किताब है, जो किताब पढ़ता है आदमी, उसमें एक कन्विंसिंग पावर होता है उसकी पर्सनल। अब कोई राइटर है बड़ा, वो बता रहा है आपको कि ये किताबें मुझे पसंद है, और आप वो खरीद के ले आते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि आप नहीं पढ़ पाते हैं उसको। तो पहली गलती आपको नहीं करनी है कि दूसरे की पसंद की किताब मत खरीदें। दूसरों से मत पूछे कि तुमको कौन सी किताब पसंद है, मुझे लिस्ट बताओ, मैं वो पढ़ूंगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे और आपकी आदत डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आदत डेवलप करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले करनी है वो यह है कि आप अपने पसंद की किताब लेके आइए। तो अब सवाल पैदा होता है कि अपने पसंद की किताब हमको पता ही नहीं, हम तो किताब पढ़ते ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी किताब पसंद है? तो आप विषय चुन लीजिए, कोई विषय तो पसंद होगा, कोई व्यक्ति पसंद होगा। मान लीजिए कि आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, या नरेंद्र मोदी पसंद है, या महात्मा गांधी पसंद है, या कोई विषय पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, कुकिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, जो भी कोई विषय होगा, कोई व्यक्ति होगा जो आपको पसंद है, तो अगर आप पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित किताब, उस विषय से संबंधित किताब लेके आइए, तो आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको जे कृष्णमूर्ति से प्रेम है तो जे कृष्णमूर्ति के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, या जे कृष्णमूर्ति ने जो किताबें लिखी हैं, तो आप उन किताबों को लाते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उनको पढ़ेंगे, आपके इससे पढ़ने की आदत डेवलप होगी। दूसरी चीज़, एक तो पहली चीज़ जो बिग नो है कि आप दूसरे की पसंद की किताबें नहीं खरीदें। इसे सिर्फ आप जगह भरेंगे, पैसा खर्च करेंगे, और एक प्रेशर भी बनता जाएगा पढ़नी है, लेकिन आप पढ़ेंगे कुछ नहीं। तो आप अपने पसंद, अपने हिसाब से किताब खरीदें। दूसरी चीज़ है कि किताब कभी पीडीएफ में नहीं पढ़ें। आजकल क्या होता है कि हमको लगता है ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ हम मंगा लेते हैं और हम पीडीएफ में पीडीएफ में यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द रीडिंग, क्योंकि पीडीएफ में आपको उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप गूगल पे जाएंगे, फिर गूगल पे जाएंगे तो कुछ और देखने लगेंगे, कुछ और देखने लगेंगे, फिर आप पाएंगे कि आपका पढ़ना चला गया, या उस समय कोई मेल आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा, समथिंग और अदर विल हैपन एंड यू वॉन्ट रीड। तो बेस्ट तो ये है कि जैसे कि मुझे पढ़ना होता है, जैसे मेरा पढ़ने का रूटीन है, तो सुबह मैं सो करके उठने के बाद, नित्य क्रिया के बाद, मेरा जब तक मोबाइल बंद रहता है उससे पहले, मोबाइल फ़ोन खोलने से पहले मैं अपना रीडिंग का जो सेशन है वो पूरा कर लेता हूँ। जो भी पढ़ना है आई रीड बिफोर आई स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। टेक्नोलॉजी को लाइफ में लाने से पहले रीडिंग फिनिश्ड। तो 2 समय मैं पढ़ता हूँ, एक रात को सोते समय में और एक सुबह में। लेकिन ये दोनों ऐसा समय होता है जिसमें मैं टेक्नोलॉजी से दूर होता हूँ। तो अगर आप
पढ़ना चाहते हैं, हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आपके ब्रेन को प्रिपेयर करना चाहते हैं टू लिव लाइफ, तो आप पीडीएफ, ई बुक इत्यादि प्रेफर मत करें। उससे आपका पढ़ना स्लो होगा, पढ़ना डिस्टर्ब होगा। और दूसरा, आपके पास बहुत सारे पीडीएफ पढ़े हैं तो आप थोड़ा इसमें से पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें से पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें से पढ़ेंगे, और आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, दूसरी बात एक और चीज़, इफ़ यू स्टार्ट अ बुक, फिनिश इट, डोंट लिसन टू योर माइंड। पहली बात तो फिनिश शुरू करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। लेकिन अगर आपने कोई किताब शुरू कर दी तो फिनिश इट, देन ओनली योर ब्रेन विल डेवलप। अगर वो बीच में ही छोड़ देता है तो ये आपके ब्रेन के एटीट्यूड बन जाएगा किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देने का। गुरजेफ ने अपने बेटी को जो सलाह दिया है, उस सलाह में से एक सलाह यह भी है कि इफ़ यू स्टार्ट समथिंग फिनिश इट। तो अगर आप कोई एक किताब पूरा पढ़ लेते हैं तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एक अंडरस्टैंडिंग। और मान लीजिए 1300 पेज की वॉर एंड पीस है, तो पहले पेज से जो कहानी शुरू हुई वो 1300 पेज तक चलेगी, और ये पढ़ने में मुझे 3-4 महीना लगेंगे। 3-4 महीने तक मेरा ब्रेन उस पूरी चीज़ को प्रोसेस करेगा। तो ये आपके ब्रेन को कैपेबल बनाता है लाइफ के सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए। मुराकामी की किताब है, उसमें एक आदमी जिज्ञासा करता है कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, लाइफ में तो इतने मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो उसका एक कैरेक्टर कहता है कि हम मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि लाइफ में इसकी इतनी ज़रूरत हो, हम इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ के प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन कैपेबल होता है, ब्रेन मजबूत होता है। फिर लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए ब्रेन को तैयार करता है मैथ। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे पता भी नहीं था इतना, मैं उपन्यास पढ़ता था, तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि उपन्यास पढ़ो। तो मुझसे कहते थे क्या होगा ये पढ़ने से, तो मैं उनको यही समझाता था कि एक कहानी को तुम इतने देर तक अपने भीतर प्रोसेस करोगे, इतने दिनों तक, तुमको पहले पेज पे क्या हुआ अंतिम पेज तक याद रखना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास सोचने के जो दायरा है तुम्हारा बढ़ेगा। तुम किसी भी विषय पे, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्रूड ऑन समथिंग, जैसे आप देखते हैं मुर्गियां अंडे पे बैठती हैं, इसी तरह यू कैन सिट ऑन सम टॉपिक। अंग्रेजी में एक फ्रेज भी है, आई विल स्लीप ऑन इट। तो यू कैन रियली स्लीप ऑन सम आइडिया, किसी सिचुएशन में, किसी बात पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो रीडिंग विल गिव यू दिस, ये आपके ब्रेन को बड़ा करता है। तो एक तो ये कि ई बुक नहीं पढ़ें, दूसरा कि आप टेक्नोलॉजी से पहले जो भी मोबाइल इत्यादि है इससे दूर रख करके आप पढ़ने को फिनिश करें। फिर अपने पसंद की किताब पढ़ना शुरू करें, जो आपको पसंद है, जो विषय आपको पसंद है, जो व्यक्ति आपको पसंद है, उसकी किताब लेकर के पढ़ना शुरू करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको पढ़ने के संबंध में कहना चाह रहा हूँ, जिसका संबंध पढ़ने की कला से है, और जो कहने के लिए मैंने ये वेबिनार आयोजित किया आप लोगों के लिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि जे कृष्णमूर्ति का एक वचन है, हालांकि जे कृष्णमूर्ति के पूरे लाइफ को अगर हम लें तो उनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीडिंग। रीडिंग ने उनके जीवन को एकदम टर्निंग पॉइंट दे दिया। थियोसॉफी से जो उनका रिलेशनशिप था, जिस तरह की चीज़ें वो मानते थे, उसमें जो उनके कॉन्शियसनेस में चेंज आया, वो रीडिंग से चेंज आया। तो कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट है जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप भी विचार करें। ही सेज कि कॉन्शियसनेस एंड कंटेंट आर द सेम। जो कॉन्शियसनेस है वो अपने कंटेंट से अलग नहीं है। जैसे इसको हम दूसरे अर्थों में समझ लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन जिसको हम बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन और उसका पार्ट दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो मोबाइल फ़ोन है वही उसका पार्ट है। अगर हम उसके पार्ट को अलग कर दें तो पीछे मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं बच जाती। तो कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है, अगर हम उसको अलग कर दें तो फिर पीछे कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ नहीं बच जाती। तो अगर ये बात सच है तो फिर बुद्ध का एक स्टेटमेंट आप याद करें। बुद्ध कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू थिंक। तुम जो सोचते हो तुम बन जाते हो। अब आपको बैठ करके मैं बोलूं कि आप अच्छी चीज़ें सोचिए, महान चीज़ें सोचिए, यू कैन नॉट थिंक। आपको पता भी नहीं कि महान चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है। और अगर आप सोचेंगे भी तो बहुत सतही चीज़ें हैं, बहुत लॉजिकल नहीं होगा, बहुत ऑर्डर में नहीं होगा, और बहुत देर तक आप नहीं सोच सकते। अगर इफ़ यू व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ योर थॉट यू बिकम वॉट यू थिंक, अगर आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि थॉट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे विचार हमको बनाते हैं, लेकिन हम अच्छे विचार, महान विचार को अपने भीतर होल्ड नहीं कर सकते बहुत देर तक।
हमको पता भी नहीं कि महान विचार कौन से हैं, हमको पता भी नहीं कि विचारों को कैसे ऑर्डर में लाया जाए। जय कृष्णमूर्ति का एक वचन है कि इफ़ यू कैन थिंक क्लियरली यू कैन गेट एनीथिंग। एक आदमी जो क्लियरली सोच सकता है वो लाइफ में कुछ भी पा सकता है। टॉल्स्टॉय सेम चीज कहते हैं, अ मैन हु नोज हाउ टू वेट कैन अचीव एनीथिंग, कैन गेट एनीथिंग। हरमन हेस का सिद्धार्थ यही कहता है कि इफ यू नो हाउ टू डिजायर यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर डिजायर। अगर तुम जानते हो कि कैसे डिजायर करना होता है, कैसे इच्छा पैदा करनी होती है, तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये कैसे हमारे जीवन में बड़ा सवाल है। अगर हमारे विचार हमारे होने को शेप करते हैं, हमारा होना हमारे विचार से अलग नहीं है, मतलब थॉट एंड कॉन्शियसनेस आर द सेम थिंग, तो फिर रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आदि काल से रीडिंग पे इतना एम्फेसिस है। आपको ठीक ठीक पता भी ना हो कि रीडिंग पे इतना जोर क्यों दिया जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ रहे हैं, रिसरेक्शन। अब किताब ऐसी चीज़ है, अगर आप फिल्म देखते हैं रिसरेक्शन पे तो 2-3 घंटे में फिल्म खत्म हो जाएगी, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते अपने भीतर। और फिल्म आपके भीतर दृश्य पैदा करता है, थॉट नहीं। इट इज़ रेयरली अ मूवी यू विल वॉच जो कि आपके भीतर विचार पैदा करे। वो दृश्य पैदा करता है, दृश्य खत्म हो जाता है। और दृश्य एक तरह की आत्मवंचना है, एक आप अपने आप को भुलाने में मदद करता है। इमीडिएट जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं उस पर दृश्य पर्दे की तरफ प्रकट हो जाता है, आप उन विचारों से छुटकारा पा जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ एडिक्शन भी बन जाता है। लेकिन जब आप मान लीजिए रिसरेक्शन किताब पढ़ रहे हैं एंड इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, 600-700 पेज की किताब है, 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने तक आप वही चीजें सोच रहे हैं जो टॉल्स्टॉय सोचता है। यू आर होल्डिंग द सेम थॉट एज लियो टॉल्स्टॉय। इसका मतलब हो गया कि इफ यू आर होल्डिंग द सेम थॉट एज टॉल्स्टॉय यू आर हैविंग द सेम कॉन्शियसनेस एज द टॉल्स्टॉय। फिर टॉल्स्टॉय की जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी कॉन्शियसनेस होने लगती है। अगर विचार कॉन्शियसनेस बनाता है और कॉन्शियसनेस से विचार प्रभावित होता है, दोनों एक ही चीज है, तो विचार के बदलते ही आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है। तो रिसरेक्शन अगर मैं पढ़ रहा हूं, टॉल्स्टॉय के विचार या दुनिया के जो बड़े बड़े विचारक हैं जिनकी किताबें मैं पढ़ रहा हूं, तो इमीडिएटली उनको पढ़ते समय मेरी चेतना ऊपर उठने लगती है। मान लीजिए अष्टावक्र गीता का एक स्टेटमेंट है अष्टावक्र का कि अगर तुम मानते हो कि तुम बंधे हुए हो, बद्धाभिमानोपि बद्धोसी मुक्ताभिमानोपि मुक्तोसी, और अगर तुम मानते हो कि मुक्त हो तो तुम मुक्त हो, अगर तुम मानते हो कि तुम बंधे हुए हो तो तुम बंधे हुए हो। अब ये मान्यता भीतर टिके कैसे? भगवान जब बोल रहे थे बुद्ध पे, हाट सूत्रा पे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आई सल्यूट द बुद्धा विद इन यू। उन्होंने बोला कि घबराओ मत, मानो कि मैं बुद्ध हूं। लेकिन ये मान्यता टिकेगी नहीं ज़्यादा देर आपके भीतर। लेकिन रोज रात को अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ के सोते हैं तो आपको पता होगा कि रात में जो हमारा आखिरी थॉट होता है वो सुबह हमारा पहला थॉट होता है। इट इज़ बिकॉज कि पूरी रात जो हमारा अंतिम विचार है वो पूरी रात हमारे भीतर कंटिन्यू करता है, वही विचार हमारे भीतर चलता है। तो रात भर कोई विचार आपके भीतर चला, आपने अष्टावक्र गीता पढ़ के आप सोए और रात भर वो विचार आपके भीतर होल्ड था, आपने उसको संभाला, तो पूरे 8 घंटे तक आपकी चेतना पे उस विचार का प्रभाव पड़ा। कोई भी बात आप उसमें पढ़ लेते हैं, अष्टावक्र गीता में पढ़ लेते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, न देह तुम्हारा है न देह तुम देह के हो, और ये विचार 8 घंटे तक आपके भीतर चलती है। तो आप सोचिए 8 घंटे तक इस विचार की छाया में रहे, इस विचार ने आपको प्रभावित किया। तो एक तो मैं बताऊंगा कि आप अगर अपने कॉन्शियसनेस को बदलना चाहते हैं तो जो महान किताबें हैं, जो ऐसी किताबें हैं जो आपको बदल सकती हैं, आप जैसे इसको देखें, मदालसा क्या करती थी, पलने में अपने बेटे को कहती थी बुद्धोसी शुद्धोसी, तुम बुद्ध हो, शुद्ध हो, चिन्मय हो, और विचार उसके भीतर डालती थी और बच्चे बड़े होते थे और सन्यासी हो जाते थे। खड़े होते थे जैसे वैसे बोलते थे कि मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, मैं सन्यासी होऊंगा, क्योंकि वो उस विचार को उसके भीतर डाल देती थी, विचार कॉन्शियसनेस शेप कर देता था। तो अगर मैं कोई महान विचार अपने भीतर लेके रात में अंतिम विचार बना लेता हूँ उसको और मैं सो जाता हूँ, तो 8 घंटे वो विचार मेरे भीतर है एंड इट इज शेपिंग मी, तो योर होल लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। जय कृष्णमूर्ति के साथ एक घटना घटी एंड आई वांट टू रीड दैट टू यू, कि वो बुद्ध की एक किताब पढ़ते थे, द बुद्धाज वे ऑफ वर्च्यू।
ये धम्पद का एक हिस्सा है। Krishna had once read the Buddha's Way of Virtue, a translation of the Pali text Dhampada, where a passage ending with the words, "Myself found the way," appeared to him greatly, and after 1930 he put it into practice. एक लाइन उन्होंने धम्पद में पढ़ा, "I found myself found the way." अब एक विचार ने पकड़ लिया कृष्णमूर्ति को किताब का। उस विचार ने कि मैं खुद से मैंने रास्ता खोजा। अभी तक जिन रास्तों पे कृष्णमूर्ति चल रहे थे वो थियोसॉफी ने प्रिस्क्राइब किया था, थियोसॉफी के सिखाए रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन बुद्ध के इस विचार को पढ़ के कि मैंने अपना रास्ता खुद ही खोजा, वही अपदीपो भविली बात, तो उसको कृष्णमूर्ति प्रैक्टिस में लेके आ गए। ही मेड इट इनटू प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस्ड इट एंड ही वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग। 1930 के बाद वो दूसरे मनुष्य हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट। बुद्ध के एक विचार ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। तो कोई महान विचार को आप अपने भीतर कैसे सस्टेन कर सकते हैं लंबे समय? इट इज थ्रू द बुक रीडिंग। अगर मैं वॉर एंड पीस पढ़ रहा हूं तो 3 महीने के लिए मैं लियो टॉल्स्टॉय हो जाता हूं, बिकॉज आई एम रीडिंग इट। और आप पागलपन में नहीं कि किताब पूरा करने के लिए आजकल आदमी को एक कंपटीशन सवार हो गया कि जल्दी पूरा कर दो, मैंने इतनी जल्दी पढ़ लिया। नो, यू आर लिविंग द बुक। अगर 12 साल में टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम उसको 12 महीने में पूरा करिए। रीड एवरी डे, 1-2 पैसेज पढ़िए, लिव विद इट। उस एक पैरा आप एक चैप्टर पढ़ते हैं एंड यू होल्ड इट विद इन योर सेल्फ, तो आप विल बी सरप्राइज्ड कि यू बिगिन टू फील लाइक लियो टॉल्स्टॉय। उसके जो विचार हैं किताब में, वो विचार आपके कॉन्शियसनेस को शेप करने लगेगा। तो आप देखेंगे कि महान लोगों के विचार को जब आप पढ़ते हैं तो आप महान होने लगते हैं, क्योंकि विचार कॉन्शियसनेस को शेप करता है। इफ यू नो दिस सीक्रेट, देन बुक रीडिंग बिकम्स एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, का मतलब होता है, कला शब्द कल से बना है जिसका मतलब होता है सुख। जैसे बाबा तुलसीदास ने कहा ना कि स्वांता सुखाय रघुवीर गाथा तुलसी। तो स्वयं के सुख के लिए जो चीज आप जिससे सुख आता है वो कला है। तो ये ग्रेट, ये जो रीडिंग है ये आपके जीवन में आनंद का बड़ा स्रोत बन जाएगा। और आप बिना कुछ किए, बगैर कुछ एफर्ट के, सिर्फ रीडिंग के थ्रू यू कैन ट्रांसफॉर्म योर बीइंग। देखिए विचार कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे बता रहे थे अपनी कहानी। नाउ ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, 250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, टर्नओवर है उनका। बता रहे थे कि वो फिल्में देखते थे, फिल्म से एक सीन उनके भीतर विचार बन गया। वो सीन बार बार उनके भीतर जीने लगा कि मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, मैं भी इतना सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा, ये है, वो फलाना ठिकाना। ही वॉज फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, लेकिन ये आइडिया आ गया कि आई हैव टू बिकम लाइक दिस, ये स्मगलिंग करना है मुझे। पहले उन्होंने सोने का स्मगलिंग ट्राई किया, उसमें फेल हो गए, फिर कुछ कुछ ट्राई किया। लेकिन वो जो इमेज, जो विचार उनके भीतर पैदा हो गया था, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। वो जो गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा पाए, लेकिन सही तरीके से ही बिकेम अ रिच पर्सन, क्यों रिच होने का विचार उनके भीतर पैदा हो गया था। तो पहले आप बोलेंगे कि आप फिल्म देखने को मना करते हैं, लेकिन आप फिल्म का रेफरेंस दे रहे हैं। पहले फिल्म आदमी कभी कभी देखता था, और फिल्म भी होल्ड होती थी। एक फिल्म देखता था, 1 महीने तक उसके बारे में बात करता था, उसमें जीता था। वो फिल्म का इम्पैक्ट भी, क्योंकि फिल्म एक तो लंबी फिल्में होती थी, कभी कभी आती थी, ऐसा नहीं कि आप सुबह में भी देख रहे हैं, शाम में भी देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो कभी कभी देखते थे, तो उसका भी इम्पैक्ट होता था। लेकिन फिल्म आपके भीतर कोई ये अमीर होने का विचार फिल्म ने डाल दिया, लेकिन इट कैन नॉट प्लांट कोई महान सीड आपके भीतर। फिल्म की इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है। बहुत ऐसे कम फिल्म बनते हैं, वीडियो ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट इतना गहरा हो कि आपको संबुद्ध कर दे, आपको एक महान चेतना में परिवर्तित कर दे, बट द बुक कैन डू। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, टेक्नोलॉजी से दूर ले जाएं इफ़ यू वांट टू शेप योर ब्रेन। फिर आप पाएंगे कि लाइफ को जीने में आपका ब्रेन स्लो हो गया है, एंड यू कैन परसीव थिंग्स मोर, और आपको जीवन जीने में बड़ा मजा आता है। छोटी छोटी चीज़ें विल बिकम जॉय फॉर यू, बिकॉज जब चेतना आपकी स्लो हो गई है और आप चीज़ों को करते हैं तो यू कैन एंजॉय इट। आप मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में आप स्लो हो जाते हैं। जैसे कोई LSD ले लेता है या कोई ड्रग्स ले लेता है, ड्रग्स क्या करती है, आपके
आपको स्लो कर देती है। विजया क्या करता है, भांग क्या करता है, आपको स्लो कर देता है, आपका परसेप्शन बढ़ जाता है। तो इस सब के साइड इफेक्ट है, बट द बुक कैन डू द सेम थिंग, इट कैन मेक यू गो स्लो। तो एक तो पहली बात बुक रीडिंग डेवलप करें, फिर बुक रीडिंग में स्लो बुक की तरफ जाए, जो किताबें स्लो हैं। पहले तो आदत डेवलप करें, आदत डेवलप करने के लिए वो किताबें पढ़ें जो आपको पसंद है। दूसरों की पसंद की किताब, दूसरों की पसंद क्या है लिस्ट देख के किताब खरीदने की गलती मत करें। फिर ऐसी किताबें पढ़ें जो कि स्लो हैं। अब मान लीजिए चेतन भगत की कोई किताब है, आप 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं, उस किताब में कुछ है ही नहीं, यू कैन वेरी फास्ट यू कैन रीड इट। लेकिन टॉल्स्टॉय का बहुत फास्ट पढ़ ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक पेज चेतन भगत का पढ़ने में अगर आपको 1 मिनट लगता है, तो टॉल्स्टॉय को पढ़ने में 7-8 मिनट लग जाएंगे। एक पेज, उनका भी एक ही पेज है, बट चूंकि वो स्लो है, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा चीज़ों को। वो डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर है, इस तरीके से वो प्लान किया गया है, इसीलिए उसको पढ़ने में आपकी कॉन्शियसनेस बदलने लगेगी। तो थ्रू द रीडिंग आप अपने को बदल सकते हैं। तो पहले तो रीडिंग को हैबिट बनाएं, फिर रीडिंग को एक कॉन्शियस हैबिट बनाएं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो इसके बारे में मैंने बहुत बातें की हैं कि पढ़ने के लिए माहौल क्रिएट करें। जब भी कहीं सिर्फ आप पहाड़ों पे जाते हैं तो सिर्फ इसलिए जाएं क्योंकि वहाँ जाके किताब पढ़ूंगा, तो कुछ किताबें जो सिर्फ पहाड़ों पे ही पढ़ी जा सकती। किताब का भी अपना टेम्परामेंट है, उसका अपना टेस्ट है, उसको कब कहाँ कैसे पढ़ सकते हैं, किस भाव दशा जीवन के किस पॉइंट पे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे यू विल डेवलप सेंस कि कौन सी किताब कब पढ़नी है, किस स्टेज में कौन से राइटर से मदद मिलेगी आपको, किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, ये सब कॉन्शियसली डिसाइड करें, लोगों से पूछ के नहीं। अब कोई बोल देगा आपको कि निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन आप लाइफ के उस फेज से नहीं गुजर रहे हैं जिसमें निर्मल वर्मा के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, तो आप निर्मल वर्मा को पढ़ भी लेंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने गति के हिसाब से चलें। एंड जैसे आर्ट में होता है ना कि जब आप सीखना तो किसी से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपना डेवलप कर लेते हैं, तो अपने ढंग का आप रीडिंग डेवलप कर लेंगे कि किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड देन दैट रीडिंग विल बिकम ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इन योर लाइफ, इट विल ट्रांसफॉर्म यू रियली। तो आप देखें, एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, पहले तो हैबिट डेवलप करें, फिर आपको ये किताब लें। मैं बोलता हूँ कि आप देखें कि ये फील चेंज होता है कि नहीं। आप टॉल्स्टॉय की रिसरेक्शन को उस दिन पढ़ के देखें, या वॉर एंड पीस पढ़ के देखें, और आप पाएंगे कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन। जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जितने दिन उसके विचार आपके भीतर रहेंगे, उतने दिन आप दूसरे व्यक्ति रहेंगे। इसी तरह आप रोज रात को अष्टावक्र गीता पढ़ें, लेकिन अभी नहीं, अभी आपका ब्रेन तो बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाएगा। पहले ब्रेन को प्रिपेयर करें जो कि उतनी महान चीज़ को होल्ड भी कर सके। सिर्फ शब्द पढ़ने से नहीं होगा, यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ होल्डिंग थिंग्स, कि ब्रेन में कैसे सस्टेन करें किसी विचार को। तो जब आप आखिरी विचार, क्योंकि अभी आप अष्टावक्र पढ़ भी लेंगे, पढ़ेंगे और आप पढ़ना बंद करेंगे, दूसरा विचार ब्रेन में आ जाएगा, वो काट देगा उसको। लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखते हैं और आप अष्टावक्र गीता पढ़ के सोएं, तो आप पाएंगे कि पूरा रात आपका मेडिटेशन में बीता, पूरा रात मेडिटेटिव हो गया। सुबह उठ करके यू विल फील डिफरेंट, क्योंकि वो इतना महान विचार है, इतना परिशुद्ध विचार है, वो हीरा है पूरा का पूरा। या आप बुक ऑफ मिर्दाद पढ़ के सोते हैं, तो ये सिर्फ ऐसी किताबें नहीं है कि जो आप पढ़ लेते हैं और गुजर देते हैं, ये आपके पूरे लाइफ को प्रभावित करना शुरू कर देता है। आप एक काम करके देखें, बुक ऑफ मिर्दाद पढ़ें एंड यू विल फील कि जीवन में आपकी चीज़ें बदलनी शुरू होगी, घटनाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। एवरीथिंग विल हैव इम्पैक्ट, कुछ न कुछ आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस में जाकर उस किताब को लिखा गया है, जिस चेतना के स्तर पे उसको क्रिएट किया गया है, जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं, आप भी उस चेतना स्तर को छूने लगते हैं। तो उस व्यक्ति के जीवन में जो जो परिवर्तन हुआ है, उस किताब के पढ़ने से जो जो परिवर्तन होता है, वो सब आपके जीवन में होने लगता है। तो रीडिंग इज़ अ वेरी डीप आर्ट। दुनिया में जो मेरी दृष्टि में जो आर्ट हैं, सबसे महान आर्ट अगर कोई है, तो वो पेंटिंग बनाना नहीं, लिखना नहीं है, दो है। सुनना पहला है, फिर पढ़ना, द रीडिंग एंड लिसनिंग। ये दो अगर आप करते, क्योंकि ये दो जीवन के लिए आपको तैयार करते हैं, तो यू विल फील यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप कुछ दिन पढ़ने की हैबिट डेवलप करते हैं, आप टॉल्स्टॉय
या दोस्तोवस्की या कामू या इन लोगों को, काफका को पढ़ते हैं, फिर आप ट्रैवलिंग करके देखें, you'll feel different। जिस तरीके से आप चीज़ों को देख पाएंगे लोग नहीं देख पाएंगे। आप एक शाम में एक काम करेंगे, 1 घंटा आप कोई किताब पढ़ लें, हरमन हेस को 1 घंटा पढ़ ले और फिर शाम में वॉक पे निकले। द थिंग्स यू कैन परसीव नोबडी एल्स कैन परसीव। आप पाएंगे कि द बुक इज हेल्पिंग यू टू लिव लाइफ और अच्छे से, बहुत ही इंटेंस तरीके से। दूसरी चीज़, एक और दलील मैं पढ़ने के लिए देना चाहता हूँ, वो लिन युतांग का दलील है। लिन युतांग ने अपनी किताब इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर दलील दिया है। उन्होंने कहा कि एक तो आप लाइफ जीते हैं, मंडेन डे टू डे लाइफ जीते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं उस लाइफ में 2 घंटा अगर आपका रीडिंग का है, तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जो इमीडिएट लाइफ से बिल्कुल अलग है। और जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, तो यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद द शार्पेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया के महानतम ब्रेन के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो दिस विल हेल्प यू, दिस इज द ग्रेटेस्ट बेनिडिक्शन, कि घर बैठे यही ज़िंदगी जीते हुए, जो इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, आप 2 घंटे के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं जिनमें दुनिया के बेस्ट स्पीकर के साथ आपकी बातचीत हो रही होती है, बेस्ट थिंकर के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये अपलिफ्टमेंट है, इट इज़ काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ। तो किताब पढ़ने की कला के संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें एक बार मैं दोहरा देता हूँ, उसके बाद आप में से किन्हीं को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपसे कहा वो यह कि किताब खरीदना किताब पढ़ना नहीं होता, इसीलिए किसी दूसरे की पसंद की किताब मत खरीदें, मत गूगल पे सर्च करें कि कौन सी किताब महान है, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी, ये सब दूसरे का स्टेटमेंट है, दूसरे ने जो जाना है, दूसरे के हिसाब से मत चलें। आपको जो चीज़ पसंद है, जो विषय पसंद है, जो व्यक्ति पसंद है, उससे संबंधित, उस चीज़ से संबंधित किताब खरीदें और उसको पढ़ें। अब मेक श्योर कि यू रीड एवरी डे, तभी एक इंटरेस्टिंग लेंगे तो आप एवरी डे पढ़ेंगे। तो पहले तो हैबिट डेवलप करें। हैबिट डेवलप करने के बाद फिर आप, जब आपको लगे कि आपके पढ़ने के हैबिट में आ गया, तो फिर महान किताबों को पढ़ना शुरू करें। आप खुद ही धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। जो किताब मान लीजिए आपको पसंद है, कोई किताब आपने निर्मल वर्मा को पढ़ना सीख रहे हैं, या किसी मानव कौल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा मानव कौल निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं, निर्मल वर्मा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा निर्मल वर्मा टॉलस्टॉय को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप टॉलस्टॉय तक पहुंचेंगे। टॉलस्टॉय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉलस्टॉय बाइबल पढ़ते हैं, टॉलस्टॉय गीता पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप गीता तक पहुंचेंगे। फिर आप जब गीता तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपने को पढ़े, तो आप स्वाध्याय तक भी पहुंचेंगे। तो इतनी यात्रा करके ये सारी यात्रा अंत में आपको अपने पे ले आएगी। बट इट विल टीच यू हाउ टू रीड योरसेल्फ। आपको बहुत, अगर मन को समझना हो तो दोस्तोवस्की को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स अबाउट द ह्यूमन माइंड। लेकिन दोस्तोवस्की को पढ़ने के लिए फिर दोस्तोवस्की के जीवन में ये चीज़ें कैसी आई, तो आपको डायरेक्ट जीवन को पढ़ने का मौका मिलने लगेगा। लेकिन पढ़ना आएगा तो सबसे अच्छी किताब तो आपका अपना ही ब्रेन है, लेकिन उसको पढ़ना आने के लिए आपको ये सब पढ़ के सीखना पड़ता है। उपनिषद, अंत में आप सब कुछ भी पढ़े, अंत में आप लौट के आएंगे उपनिषद पे, लेकिन उपनिषद आपको कहेंगे कि तुम खुद को पढ़ो। लेकिन खुद को पढ़ने का सलीका फिर कैसे आएगा? ये पेशेंस डेवलप होगा, ये धैर्य, ये सलीका आपको इन सब से सीखने को मिलेगा। तो मेरे लिए आर्ट ऑफ रीडिंग सपोर्टिव है मेडिटेशन में, ये आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है, और ये विचार से सच में आप कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही सहज और सुगम उपाय है कि आप किसी विचार को अपने भीतर होल्ड करें और उस विचार से अपनी चेतना को बदलें, एंड यू विल फील ट्रांसफॉर्म्ड। तो रीडिंग के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है किसी विचार को इतनी देर तक सस्टेन करना अपने भीतर, लेकिन थ्रू रीडिंग यू कैन ईजिली डू इट। और है, अगर मेडिटेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल उपाय है। फिर यम नियम धारणा, फिर धारणा में आप होल्ड करते हैं चीज़ों को, फिर ध्यान में भी आप होल्ड करते हैं चीज़ों को। तो इट इज़ लाइक मेडिटेशन। किन्हीं मित्र को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।
नहीं मैं नहीं नहीं, हाँ इसको देखें, अब डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरी है। अगर मैं टॉल्स्टॉय को पढ़ रहा हूँ तो मैं तो कहूँगा कि एक समय में एक किताब पढ़ें। ऐसा नहीं कि अभी ये पढ़ रहा हूँ फिर शाम में कुछ और पढ़ ले रहा हूँ। ये पढ़ना कोई काम नहीं है। यू आर लिविंग, लिविंग इज़ पॉसिबल। आप दो नाव की जैसे सवारी नहीं कर सकते, इसी तरह आप दो कॉन्शियसनेस में एक साथ नहीं जी सकते। तो अगर आप टॉल्स्टॉय को रिसरेक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि रिसरेक्शन ही पढ़ें और कुछ नहीं पढ़ें। दूसरा ये भी बोलूँगा कि रिसरेक्शन पढ़ते पढ़ते आप बहुत हद तक टॉल्स्टॉय की चेतना में प्रवेश कर चुके होंगे, तो फिर आप अगली किताब टॉल्स्टॉय की पढ़ लें। क्योंकि एक आप, या जैसे कि बेहतर तो हो कि टॉल्स्टॉय ने जिस तरीके से लिखा आप उसी तरह से पढ़ते जाएं, तो धीरे धीरे आपके चेतना का भी उसी तरह विकास होता जाएगा। या नहीं तो आप उस व्यक्ति को ही पूरा पढ़ के निपटा दें। अब टॉल्स्टॉय की 5-6 किताबें हैं तो एक साल आप टॉल्स्टॉय को ही दे दें, 5-6 किताबें आपने पढ़ ली। फिर आप ये भी कर सकते हैं, दूसरी किताब कैसे पाठ के साथ दूसरा रीडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस एक बार पढ़ ली, अब मुझे लगता है कि एक बार पढ़ ली, एक साल तो मैं उसमें जिया, 6 महीने तो उसमें जिया, लेकिन मैं उस भाव को अपने भीतर सस्टेन करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो मैंने बहुत तेज़ी में पढ़ लिया, 1-2 महीने में किताब पूरा कर लिया, लेकिन उस किताब में कोई 370 चैप्टर हैं, तो मैंने रोज़ एक चैप्टर सुबह 10 मिनट लगेगा, मैंने उसका पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं 10 मिनट इसलिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, वो पाठ की तरह है, मंत्र की तरह है। तो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर अब मैं कोई दूसरी किताब पढ़ सकता हूँ। मैं निर्मल वर्मा की अंतिम अरण्य पढ़ सकता हूँ, मिलान कुंदेरा पढ़ सकता हूँ, दोस्तोयेवस्की पढ़ सकता हूँ, फिर कुछ भी पढ़ सकता हूँ। तो वो एक साथ पढ़ना नहीं माना जाएगा कि मैं एक सिर्फ भाव दशा को होल्ड कर रहा हूँ अपने भीतर। लेकिन ऐसे में आप अपने डेस्क पे 3-4 किताब भी मत रखें। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि एक किताब पढ़ते समय दूसरी किताब पढ़ने लगता है, तो एक बाकी किताबों को बंद करके रखें। इसीलिए बहुत नई किताब मंगवा भी मत ले, एक किताब पूरी करें फिर दूसरी खरीदें। नहीं तो कई बार होगा लाइब्रेरी में बहुत है तो मन बोर होना चाहेगा तो आप दूसरी उठा लेंगे। उस किताब को पढ़ते समय उस बोर्डम से भी गुजरें, उस किताब को पढ़ने से जो आती है। ऐसा नहीं कि उससे बचना है। अगर आप उससे बचने लगे तो किताब पढ़ना बहुत सतही एक्ट हो जाएगा कि इस किताब से बोर होने लगा तो ये पढ़ने लगा, इससे बोर होने लगा तो ये पढ़ने लगा। तो जैसे कि मैं भगवान को सुनने में भी कहता हूँ कि कभी यूट्यूब पे उनको मत सुनिए, आप एक पूरा प्रवचन सीरीज पूरा का पूरा सुनिए। 1 घंटा 1.5 घंटा जो बोलते हैं तो 1.5 घंटा बैठ के सुनिए। फिर ऐसा नहीं कि इन दिनों धम्पत सुन रहा हूँ तो मैं इन दिनों फिर धम्पत के साथ साथ और ताओ पे भी सुनने लगा हूँ, फिर योग पे भी सुनने लगा। नहीं, इट मीन्स यू आर लिसनिंग टू योर माइंड, यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम। जब हम टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हैं उस समय में अगर मैं निर्मल वर्मा पढ़ने लगता हूँ तो मैं अपने मन की सुन रहा हूँ, फिर मैं टॉल्स्टॉय की नहीं सुन रहा हूँ। फिर मैं वो इंटरटेनमेंट तो हो सकता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, दो को एक साथ मिक्स नहीं करना है। लेकिन अष्टावक्र गीता में पाठ की तरह पढ़ रहा हूँ, रात में तो दिन में मैं कोई भी किताब पढ़ सकता हूँ। पाठ एक अलग चीज़ है कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं रोज़ रात को सोता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे दो किताब, दो कहानी, दो व्यक्ति को एक साथ नहीं लेके चलें। जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। हाँ। हम्म 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 नहीं, आप बच्चे के साथ पढ़ें। अगर आपको बच्चे के भीतर रीडिंग डालना हो, बच्चे के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि बच्चा वो नहीं करता जो आप उससे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। तो आप बच्चे के साथ पढ़ें, बच्चे को पढ़ के सुनाएं। इससे बच्चे के अंदर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो बच्चे के साथ जो समय स्पेंड करना है, आप दोनों एक किताब लेके बैठ जाएं, दोनों पढ़ें, फिर थॉट शेयरिंग करें। तो टाइम स्पेंड करना भी हो गया और आप उसको मदद भी कर रहे हैं।
तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बच्चे के साथ, बच्चा मोबाइल लेके बैठे, आप बच्चे घर में आए, आप मोबाइल लेके बैठे हैं तो बच्चा भी चाहेगा मोबाइल लेके बैठ जाऊँ। आप टीवी देखेंगे तो वो भी टीवी देखना सीखेगा। लेकिन आप किताब लेके बैठे हैं तो वो आपके पास बैठे तो उसके पसंद की उसको किताब दें, फिर उसको पूछें कि वो पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, उसके वर्ड्स जानने में मदद करें। तो आप अपने बच्चे के भीतर डेवलप करें हैबिट को, और बच्चे को समझाने पढ़ने में आपको भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। एक तो एक बात और है कि बच्चों के मामले में कभी ये मत सोचें। एक मैं बहुत ही बड़े राइटर के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से नाम मैं अभी भूल रहा हूँ किन का था, कि उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि ये किताब बच्चे को समझ में नहीं आएगी। कि आप कोई किताब बच्चे को नहीं देते हैं, आपको लगता है कि कोई किताब बच्चे के लिए नहीं है, ये बहुत एडवांस किताब है। नहीं, आप बच्चे को, आप जो पढ़ रहे हैं आप बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं, बच्चे को शेयर कर सकते हैं। एक उम्र के बाद भले ही उसको समझ में ना आए, लेकिन बच्चे को सब समझ में आ सकता है। और उसको नहीं भी समझ में आए, ऐसा एक इंटरेस्टिंग घटना मुझे याद आती है रविंद्रनाथ के जीवन से। रविंद्रनाथ गीत गोविंद पढ़ते थे। अब गीत गोविंद किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो खुद ही पढ़ते थे, कुछ कुछ समझ में आता था। लेकिन जो जहाँ जहाँ नहीं समझ में आता था, वहाँ वहाँ अपने इमेजिनेशन से वो कुछ क्रिएट कर लेते थे, उसको फिल कर देते थे। जो बातें संस्कृत की नहीं समझ में आती थी वो अपने हिसाब से समझ लेते। तो वो इतना इंटरेस्टिंग उनके ब्रेन से उन्होंने बना लिया कि बाद में जब वो गीत गोविंद टीचर को लेकर के आए, बोले कि एक्सप्लेन करो, तो बड़े दुखी भी हुए कि इतना इंटरेस्टिंग ये नहीं है जितना मैंने उसको दिमाग से क्रिएट कर लिया। तो बच्चा जब कुछ कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, तो उस नहीं समझने से वो राजी नहीं होता है, उसको अपनी इमेजिनेशन से फिल करता है। तो भले ही वो गलत फिल करे, लेकिन उस फिल करने में उसकी इमेजिन करने की गैप को भरने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बुक रीडिंग आपको ये भी फ्रीडम देता है कि जो नहीं कहा गया है या जो आपको नहीं समझ में आया, उसको भी आपका ब्रेन कुछ तो समझ ही लेगा। तो ब्रेन आपका एट वर्क तो है ही। तो बेहतर है कि बच्चे को आप महानतम किताब है जो आप पढ़ते हैं वही उसको पढ़ने के लिए दें, वही उसके साथ पढ़ें। उसको जो कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएंगी, जो जो नहीं समझ में आएगा उसमें उसका ब्रेन कोशिश करेगा उसको समझने की, तो उसके ब्रेन का विकास होगा। प्रणाम। नहीं, ऑडियो बुक को मैं जैसे मैं पीडीएफ को मैंने डिस्कार्ड किया, ऐसे ही ऑडियो बुक डिस्कार्ड करता हूँ। कभी भी ऑडियो बुक मत पढ़ें। आप समझिए, पढ़ना एक आर्ट है, तो आर्ट कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। आप अगर पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो आप किसी और को नहीं बोलेंगे तुम मेरे लिए पेंटिंग बना दो, मैं बैठ के देखता हूँ एंड दिस, मेरे को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। फिर वो सुनना हो गया कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपका ब्रेन जो जिस तरीके से वो अपने स्पीड में पढ़ रहा है, उस सिर्फ शब्द को दोहरा रहा है। अब एक वर्ड पे हो सकता है, आप कृष्णमूर्ति पढ़ रहे थे, एक वर्ड पे रुक गए, अब एक वर्ड ने पूरा जीवन उनका ट्रांसफॉर्म कर दिया। नहीं, पढ़ने में तो वो आप नहीं रुक सकते ना, आपका मन है रुकने का, आप क्या करिएगा, ऑडियो बंद करिए। लेकिन ऑडियो बंद करना भी सोल्यूशन नहीं है। अपने स्पीड से, अपने हिसाब से, अपने स्वाद से वो सिर्फ रीडिंग हो सकता है। तो ऑडियो बुक तो फिर वो फिल्म है, एक तरह का फिल्म ही आप देख रहे हैं, तो उससे आपके ब्रेन को कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। ओशो, देखिए वो ओशो को सुनना ऑडियो बुक नहीं है, पहली बात तो वो डिस्कोर्स है, इट इज़ नॉट अ बुक। कोई, मैं बुक की बात नहीं कर रहा। और ओशो जब बोल रहे हैं तो फिर मैं आपको ये भी बोलूँगा ओशो को कैसे सुनना है, तो हम किसी दिन सुनने की कला पे सेपरेटली बात करेंगे, कि अगर आप सुनने से, सुनना फिर अपने आप में एक कला है कि कैसे हम सुन रहे हैं। अभी सतयुग में हम बैठते हैं तो हम सुनने की कला पे ही काम करते हैं, कि सुनना अपने आप में एक फिर आर्ट है, जैसे रीडिंग है। तो आप सुनने की आर्ट ही सीख लें, सुनने की आर्ट सीख लें या रीडिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग सीख लें, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। या दोनों सीख लें आप, आपका लाइफ और एनरिच हो जाएगा। तो ओशो जब बोल रहे हैं तो ही इज़ टेकिंग केयर कि कैसे बोलना है, ताकि बोलना एक मेडिटेटिव एक्ट हो सके। बोलने के बीच में गैप है, फिर उनकी आवाज़, फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर उनके साथ आपका जो इमोशन है। लेकिन जब आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो ऑडियो बुक इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग, कोई प्रोफेशनल उसको पढ़ दे रहा है,
और आपका ब्रेन कहीं काम कर रहा है, आपके कान में शब्द जा रहे हैं, उस शब्द से आप कुछ कुछ क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। वो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गया। तो वो डिस्कोर्स है, इट इज़ नॉट अ बुक। जी, प्रणाम। हम्म। देखिए, मोबाइल एडिक्शन, हाँ जी, पूरी बात तो मैं नहीं सुन पाया, आवाज़ टूट रही थी, लेकिन मोबाइल एडिक्शन वाली बात मुझे समझ में आई। मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचें? मोबाइल एडिक्शन से आप अपने हिसाब से नहीं बच सकते। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये एक रोग है बहुत भयंकर। जैसे आपको अगर सर्दी हो गया है तो मैं बोलूँगा घर पे इलाज कर लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, संतरे का जूस पी लीजिए, आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत गंभीर बीमारी है, आपको कैंसर हो गया, तब आप कैंसर से कैसे बचें? अब इसका ट्रीटमेंट ही चाहिए, इसको वेंटिलेशन पे ही डालना होगा, कुछ बहुत शल्य चिकित्सा गहरी ही करनी पड़ेगी तो ही ठीक होगा। तो मोबाइल एडिक्शन बहुत गंभीर समस्या है, इसका फिर बहुत गंभीर इलाज करना पड़ेगा आपको। आपको एक अभी एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि मुझे नौकरी छोड़नी है। तो मैं बोला नौकरी छोड़नी है, मैं बोला कि आईफोन की वैल्यू है नज़र में, आईफोन अच्छा फ़ोन होता है। मैं बोला हाँ बहुत अच्छा है, मेरे को ख़रीदना है। मैं बोला फिर नौकरी नहीं छोड़ पाओगे, कि वैल्यू सिस्टम बदलनी होगी, तो लाइफ स्टाइल बदलनी होगी मोबाइल को छोड़ने के लिए। तो मैं कहूँगा कि जब तक आप विल से बहुत संभव नहीं, आप विल से भी करना चाहें तो भी लाइफ एकदम उस पर डिपेंडेंट हो गया। जैसे वेबिनार, सही कहा उन्होंने कि वेबिनार भी हम मोबाइल से ही करते हैं, ऐसी मजबूरी है कि आप इतने लोग आ गए हैं, अभी वेबिनार चल रहा है तो, लेकिन लाइव शिविर में आप नहीं आ पाएंगे कि ये कन्वीनियंट हो गया, हम सब जगह जगह कन्वीनियंट खोजने लगे हैं। हम लाइफ के प्रोसेस, क्योंकि हमको लगता है कि अभी आप लाइव आए वेबिनार में तो जो इम्पैक्ट होगा, अब मुझे जीवन भर सुनते रहे उतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता। ये वही है जैसे वीडियो देखने का और किताब पढ़ने का है। लेकिन इन सब चीज़ों की वैल्यू हमारे नज़र में कम होती जा रही है, हम सुविधा को तरजीह देने लगे हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि सुविधा और सुख दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो चीज़ें एक नहीं हो सकती हैं। तो मोबाइल के मामले में कुछ कुछ मोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बचना जब तक संभव नहीं हो पा रहा है, कि सोने और जागने के संबंध में आप कसम खा लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोने से 3 घंटा पहले और उठने के 3 घंटे बाद तक मोबाइल नहीं हाथ लगाऊंगा। अब ये भी बड़ा कठिन है कि आप कर पाएँ, क्योंकि इसके लिए भी बहुत तैयारी चाहिए। जैसे अभी शिविर लेता हूँ मैं, तो 11 दिन का शिविर था, मैंने मोबाइल ले ही लिया। फिर मैं ना सिर्फ मोबाइल ले रहा हूँ, मैं उनको मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि पूरा लाइफ कैसे जिए कि ये चीज़ बीच में आए ही नहीं, कि लाइफ स्टाइल, क्योंकि पूरे लाइफ पे इसने कब्जा कर लिया। इस तरीके से हमको सब तरफ से घेर लिया है कि इससे बचना बड़ा कठिन है। तो रेडिकल चेंज जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमको लेकर के आना पड़ेगा। तो इसको बहुत बड़े समस्या की तरह देखिए। व्हाट इज, किन्हीं का आया था, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा पढ़ा। तो मोबाइल एडिक्शन से पहली बात तो इसको स्वीकार करिए कि एडिक्शन नहीं है, अब ये बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे कैंसर रोग है, ऐसा ही एक रोग है, सिर्फ एडिक्शन नहीं है। तो अब इसमें आप जितना परहेज कर सकते हैं तो पहले तो ये करें, 3 घंटा सुबह 3 घंटा सांझ। अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जॉब इतना डिमांडिंग है कि आप रात में भी ऑफ नहीं कर सकते हैं, सुबह भी ऑफ नहीं कर सकते, तो फिर मैं बोलूँगा जॉब छोड़ दें। इसका फिर यही इलाज है। फिर वो सब चीज़ें बदलें लाइफ में। आप कहेंगे कि मैं, अगर आपको लग रहा है कि वेबिनार करने की वजह से मोबाइल एडिक्शन हो जा रहा है तो वेबिनार करना भी फिर छोड़ दें। अगर इससे बढ़ ही रहा है एडिक्शन तो फिर यही छोड़ दें। फिर आपको कुछ बहुत रेडिकल स्टेप उठाना होगा कि तो टेक इट एज अ सीरियस डिजीज़, क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके रीडिंग इत्यादि को अफेक्ट कर रहा है, आपके पूरे लाइफ की क्वालिटी को ये प्रभावित कर रहा है। आप चीज़ों को कैसे देखेंगे, कैसे परसीव करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में जो सुख था उस सब को छीनता जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में लोग कलेक्टिवली ये निर्णय लें कि इसको उठा करके समंदर में, ये जो टेक्नोलॉजी का 10 सालों में विकास हुआ है, ये पूरे विकास को हम जाकर समंदर में डुबो दें। इसका यही इलाज है। अतीत में भी हमने ऐसा किया है और फिर से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आपको जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी को दूर करना पड़ेगा।
अगर आप चीज़ों को जीना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी से दूर जाना होगा। तो एक आदमी के लिए जो ज़रूरी है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं तो हमको सीमा लाइन खींचनी होगी कि सुविधा इतना ही चाहिए। लेकिन सुविधा का अंत, अभी अब ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जो खुद ही पार्क कर लेंगी अपने आप को। तो उसमें जो दलील दे रहा था कंपनी, उन्होंने कहा कि पार्किंग करने की झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन कितने झंझट से आप बचेंगे? फिर अंत में करिएगा क्या जब कोई झंझट ही नहीं लाइफ में? तो फिर बैठा बैठा आदमी क्या करेगा सिवाय डिप्रेस होने के? तो हमको किसी ने बोला कि मोबाइल का क्या हम मॉडरेटली यूज़ कर सकते हैं? बोला कि मोबाइल का मॉडरेट यूज़ खत है। जब हम खत लिखते थे वो मॉडरेट यूज़ था, उसके बाद सब एक्सट्रीम है। तो मोबाइल एक्सट्रीम ऑलरेडी, आप इसको काट छांट नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही कैंसर है। ये लास्ट स्टेज, इसका पहला स्टेज था खत। जब डाक पिन खत लेके आता तो वहीं रुक जाना था पहले स्टेज पे, या उसी का इलाज करना था कि खत भी ना हो, क्योंकि उससे पहला स्टेज, उससे खत से पहले की जो स्थिति थी वो टेलीपैथी था। ये लाइफ ही ऐसा था कि आदमी को कहीं जाना ही नहीं पड़ता था, 20 किलोमीटर में सब कुछ हो जाता था। लाइफ इज लॉस। टॉल्स्टॉय, लाओत्से ने अपने किताब में लिखा है कि नदी के उस पार गांव है, इसका पता हमें चलता है क्योंकि कभी कभी वहाँ से कुत्ते की आवाज़ आती है और शाम को घरों से वहाँ उधर जंगल के पार से धुआं उठता दिखता है। तो हमको लगता है शायद खाना बनता होगा, लोग रहते होंगे। अब ये लोग इस तरफ नदी के इस पार के लोग कभी उस पार भी नहीं जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है। तो वो लाइफ का नेचुरल फॉर्म था जिसको हमने बिगाड़ा है। अब हम एकदम आखिरी स्टेज में आ गए। तो आखिरी स्टेज में बहुत गंभीर चिकित्सा की ज़रूरत है। तो जब तक ये चिकित्सा आप नहीं कर पाते हैं तब तक ये 3 घंटे वाला फॉर्मूला लेके आएँ कि 3 घंटा चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह का 3 घंटा मोबाइल के बगैर बीते। अगर सतयुग होता है उन दिनों में तो सतयुग करें, मोबाइल ऑफ कर सकते हैं, सतयुग से 1 मिनट पहले शुरू करें फिर बंद कर दें। जितना बिकम एज कॉन्शियस एज पॉसिबल, जितना इसके संबंध में आप कॉन्शियस हो सकते हैं। और आप जानते रहिए और कॉन्शियसली यूज़ करिए जब यूज़ भी करना पड़े, जानते हुए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और किन्हीं मित्र को कुछ पूछना है? एक प्रश्न और लेंगे हम। जी। हम्म हम्म नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, आप एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँ कि जब सेल्फ हेल्प की किताब हम पढ़ते हैं तो वो बुक रीडिंग में नहीं आएगा। बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने का स्टेज है। दैट इज़ नॉट रीडिंग, वो रीडिंग नहीं है। बुक रीडिंग इज मोटिवेशनल। कोई किताब आप लेके पढ़ लेते हैं, कई बार कोई समस्या है, मान लीजिए तो ये इसको आप ये समझिए कि अभी आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रियल रीडिंग। रियल रीडिंग तो तब होगा जब उसको आर्ट की तरह किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम है, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें मैं लिख के दे दूँ तो ये रीडिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन जब आप टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हैं तो ही हैज़ क्रिएटेड समथिंग। वो आर्ट, वो ऐसी चीज़ क्रिएट किया गया जैसे म्यूज़िक है। जैसे आप किसी की बातचीत सुन रहे हैं तो बातचीत संगीत नहीं है, संगीत किसी पर्पस से क्रिएट किया गया जो आपके भीतर हायर को इनवाइट करे। तो जो लाइफ की हमारी समस्या है, जब उसको डील करने के लिए हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हैं या गीता पढ़ रहे हैं या अष्टावक्र को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है समस्या हो ही ना, सेल्फ हेल्प की किताब पढ़नी ही ना पड़े। मैं सेल्फ हेल्प की किताब के बहुत पक्ष में नहीं हूँ कि आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ें। मोटिवेशनल किताब से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता हमको। कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
तो उसको लेकिन लेकिन उसको रीडिंग में कंसीडर मत करें। रॉबिन शर्मा को पढ़ना रीडिंग में कंसीडर नहीं होगा, रीडिंग के हैबिट डेवलप करने में सहयोगी है, बट दैट इज़ नॉट कि हम उसको ये नहीं कर सकते कि आर्ट ऑफ रीडिंग के उसमें आएगा। नहीं, उसको भी रीडिंग, वो रीडिंग जिस रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिटेटिव रीडिंग जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, वो कोरा पे पढ़ना या एफबी पे कोई पोस्ट पढ़ना, वो ये रीडिंग नहीं है। एक बात मैं कर दूं कि मैं साधारण रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। दिन भर हम ऐसे भी आप रास्ते से गुजर रहे हैं, मैं होर्डिंग पढ़ रहा हूँ, दैट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग। आर्ट ऑफ रीडिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग। जब मैं कोई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ तो उसको क्रिएट करने में मैं भी ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। जैसे तो वो हम उस रीडिंग की बात कर रहे हैं जो रीडिंग हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जी, वो आप पढ़ें। देखिए, आप ऐसे तो हम पढ़ते ही रहते हैं, हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कोई किसी क्लास में स्टडी कर रहा है, कोई कोरा पे कुछ पढ़ लेता है, दिन भर हम इंफॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। दैट इज़ नॉट रीडिंग। रीडिंग है जब कोई ऑब्जेक्टिव आर्ट है जिसको क्रिएट किया गया है। टॉल्स्टॉय ने जो किताबें लिखी है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी है उन्होंने। उन्होंने मनुष्य की चेतना को उठाने के लिए कुछ मास्टरपीस क्रिएट किया है थ्रू द आर्ट ऑफ राइटिंग। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको रीडिंग कहेंगे कि आई एम रीडिंग समथिंग। तो आप ऐसे कुछ कुछ पढ़ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि घूमना घूमना नहीं होता। आप चले गए 2 दिन के लिए कहीं पे, हवाई जहाज़ में बैठ के घूम के आ गए, आप तीर्थ यात्रा करके आ गए, वाराणसी गए, हवाई जहाज़ से गए, हवाई जहाज़ से आ गए, तो आप उसको वाराणसी जाने को तीर्थ यात्रा नहीं कह सकते। तीर्थ यात्रा वह है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो जब ट्रांसफॉर्म करने की बात है तो कहाँ जाना है? जैसे आप मान लीजिए बम्बई में चला गया और मैं बम्बई ऑफिस से किसी काम से गया, तो मैं उसको ट्रैवलिंग नहीं बोलूँगा, मैं तीर्थ यात्रा नहीं बोलूँगा। उस ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही। एक ट्रैवलिंग जो जीवन को बदलने के लिए की जाती है, एक रीडिंग जो जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए की जाती है, तो वो रीडिंग बहुत साधना की तरह, डिसिप्लिन की तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। कि आप, इसीलिए मैंने कहा कि क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ मैटर करता है। यू टेक इट एज आर्ट। अभी तक आप इसको ऐसे ही ले रहे हैं, आपको लगता है आर्ट का मतलब कोई बहुत ही गंभीर चीज़ हो गया, जैसे हाथ पैर पटकना तैरना नहीं है। इसी तरह कुछ भी पढ़ना पढ़ना नहीं है, कुछ भी लिखना लिखना नहीं है। बहुत लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, उनको लगता है कि वो राइटर हो गए। कुछ लोग कुछ भी पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। नहीं, दिस इज़ नॉट। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन के साथ हैबिट डेवलप करिए, फिर आप धीरे धीरे ऐसी किताबें पढ़िए जिस किताब में ऐसे विचार हैं जो आपके कॉन्शियसनेस को शेप करें, और फिर ऐसी किताबें भी पढ़िए जो आपके सोचने के दायरा को फैलाए। तो वो कैसे? वो किताब पढ़ने से ज़्यादा किताब पढ़ने की प्रोसेस में होता है। आप क्या मान लीजिए, आपको जो वॉर एंड पीस है, उसमें जो टॉल्स्टॉय ने मुख्य बातें कही है, वो कोटेशन आपको कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन कोटेशन पढ़ने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब पूरी किताब को पढ़ते हुए पूरे कॉन्टेक्स्ट में उस विचार को आप अपने भीतर होल्ड करते हैं कि फला व्यक्ति ने ये कहा, एंड्रू ने ये कहा, एंड्रू के थ्रू या पियरे के थ्रू जो टॉल्स्टॉय स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब उसने ये कहा और आप पूरे सिचुएशन को समझते हैं और विचार आपको पकड़ता है, तो वो विचार आपके कॉन्शियसनेस को बदलता है, आपकी चेतना बदलती है। तो देन यू बिगिन टू फील एज ए न्यू मैन। तब अब ऐसा ही कुछ हुआ होगा तो गांधी ने कहा कि टॉल्स्टॉय मेरे गुरु हैं, क्योंकि टॉल्स्टॉय के विचार ने गांधी को प्रभावित किया होगा। तो अब ऐसे में ही कृष्णमूर्ति को एक विचार ने पकड़ लिया, कृष्णमूर्ति को एक विचार ने पकड़ लिया, तो उस विचार ने उनको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया। दैट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द रीडिंग ओनली। हमने इसको नाम दिया पढ़ने की कला। तो कला शब्द को आप ठीक से समझें, सिर्फ पढ़ना नहीं। पढ़ने के लिए तो मैं भी एफबी पे बाज़ दफ़ा लिख देता हूँ कि ये किताबें आप पढ़िए,
कि मैंने ये किताबें पढ़ी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। आप उन किताबों को मंगा भी लेंगे, उससे नहीं होने वाला है कुछ भी। इसको साधना बनाइए। अब और भी प्रश्न आ रहे हैं कि फिल्म कैसे देख, अभी बहुत कुछ है, फिल्म कैसे देखें, कैसे सुने, इस सब के बारे में हम बाद में कोई बात करेंगे। आज आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगा किताब के बारे में बात करके, बहुत दिनों बाद। मौका मिला तो फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। आज का सत्र हम यहीं पूरा करते हैं। प्रणाम। जी, आप सबका भी। जी जी जी। चलिए तो फिर मिलते हैं। हाँ कहिए। कोई सुन रहा होगा, आयोजक, कोई आयोजक सुन रहे होंगे तो कुछ कर देंगे। मैं तो करवा सकता हूँ, आयोजन तो नहीं करूँगा। जी, चलिए तो फिर विदा लेते हैं आप सबसे। हाँ जी। हाँ, अहमदाबाद से। जी चलिए।